नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अधिगम वक्र के बारे में, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग कर्व। देखिए, लर्निंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, और उसमें एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट लर्निंग कर्व का भी है, जिसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे भाई लर्निंग कर्व होती क्या है, साथ के साथ जो महत्वपूर्ण कर्व्स हैं जैसे कि लीनियर, पॉजिटिव, नेगेटिव, एस शेप्ड कर्व, इन सभी पर हम विस्तृत रूप से चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न जो होता है इन सभी को लेकर के वो दूर हो जाएगा, कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ भी आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण सूचना वो ये है कि अगर आप इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए। दो व्यक्ति का नाम आप हमेशा याद रखिएगा जब भी लर्निंग कर्व की बात होगी। एक है हरमन इबिनहॉस और दूसरे हैं अर्थर बिल्स। अर्थर बिल्स का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है जब भी लर्निंग कर्व की बात होती है, क्योंकि 1934 में अर्थर बिल्स ने अधिगम वक्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए अधिगम वक्र के प्रकार तथा अधिगम पठार के बारे में बताया था। लेकिन सबसे पहले ये जो शब्द है लर्निंग कर्व, इसकी चर्चा, इसका वर्णन 1885 में हरमन इबन हॉस ने पहली बार इसका वर्णन किया था। तो वर्णन तो पहली बार कर दिया था हरमन इबन हॉस ने, लेकिन उसी को और डिटेल में अर्थर बिल्स ने 1934 में बताया था। और उसमें इन्होंने और भी चीज़ें जैसे कि लर्निंग कर्व के प्रकार बता दिए, प्लेट्यू की भाई लर्निंग प्लेट्यू भी कुछ चीज़ होती है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई लर्निंग कर्व होती क्या है। तो लर्निंग तो उम्मीद है आप समझते होंगे, अधिगम मतलब सीखना। जब हम कुछ भी नया सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग कर्व क्या होता है, तो सीधी सी बात है, अगर कर्व की बात हो रही है यानी कि वक्र की बात हो रही है तो यहाँ पे कुछ ग्राफ जैसी चीज़ होगी, कुछ लाइनें होंगी, और कहीं ना कहीं ये किन्हीं दो चीज़ों में आपस में संबंध दर्शाया जाएगा। क्योंकि जब भी वक्र या ग्राफ की जब बात होती है तो अक्सर वो किसी दो चीज़ों के बीच संबंध को दिखाता है। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि लर्निंग कर्व यानी कि वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो प्रयास और अधिगम के बीच संबंध को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, लर्निंग कर्व हमेशा दो चीज़ों के बीच संबंध दर्शाता है। पहला तो प्रयास और दूसरा अधिगम। प्रयास यानी कि एफर्ट, हमने कितनी बार एफर्ट किया, और उसके बाद हमारी लर्निंग कितनी हुई, इनके बीच में एक रिलेशन जो है वो दिखाता है लर्निंग कर्व। तो यहाँ आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसमें एक तरफ प्रयास है, दूसरी तरफ अधिगम है। और यहाँ पर ये जो लाइन है, ये वक्र कह लीजिए, कर्व कह लीजिए, ये क्या है, ये दिखा रही है कि कब कब प्रयास किया गया और उस प्रयास के बाद कितनी कितनी लर्निंग हुई। यानी कि लर्निंग और एफर्ट्स, इनके बीच में रिलेशन, प्रयास और अधिगम के बीच संबंध को दर्शाता है, उसी को हम कहते हैं लर्निंग कर्व। उम्मीद है आप बेसिक कंसेप्ट तो समझ ही गए होंगे कि भाई लर्निंग कर्व क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण बात हमें सीखनी है वो है लर्निंग कर्व के प्रकार, कितने टाइप्स के होते हैं। तो मुख्य रूप से चार प्रकार के ही लर्निंग कर्व होते हैं जो आपको पढ़ना है। वो है पहला लीनियर कर्व, यानी कि हिंदी में रैखिक वक्र। देखिए, मैं बाइलिंगुअली आपको पढ़ा रहा हूँ, और बाइलिंगुअली का मतलब ये है कि आपको जो टर्म्स है ना वो आपको पता होने चाहिए। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको हिंदी के टर्म्स पता होने चाहिए, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश के टर्म पता होने चाहिए। बाकी समझ तो आप किसी भी भाषा में सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही कंफर्टेबल है। तो लर्निंग कर्व में सबसे पहला जो कर्व है वो है लीनियर कर्व यानी कि रैखिक वक्र, दूसरा है पॉजिटिव कर्व यानी कि सकारात्मक वक्र, तीसरा है नेगेटिव कर्व यानी कि नकारात्मक वक्र, और चौथा और आखिरी जो है एस शेप्ड यानी कि एस आकृति वाला वक्र। समझेंगे एक एक करके डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर कर्व की यानी कि रैखिक वक्र की। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, या आप तस्वीरों को देख के ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। लीनियर मतलब होता है सीधी लाइन। तो सीधी लाइन का मतलब यहाँ पे इस प्रकार से सीधी लाइन नहीं होगी, ना ही इस प्रकार से सीधी लाइन होगी। ठीक है, जब भी इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जब लाइन बनती है ना इस प्रकार से, तो ये दिखाता है कि या तो प्रयास ज़ीरो किया गया है या फिर लर्निंग ज़ीरो हुई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपकी लर्निंग तो ज़रूर होगी। ठीक है, या तो पॉजिटिव में हो जाएगी या फिर नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई बिल्कुल एक समान रहेगी या मतलब बिल्कुल उसी पॉइंट पे अटकी रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस बात को। अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं ग्राफ की तो आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। मैथ्स में हमने बहुत पढ़े हैं ग्राफ वगैरह, तो ये बस बेसिक कंसेप्ट वही है।
तो लीनियर कर्व मतलब एक सीधी और तिरछी लाइन होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीधी और तिरछी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं लीनियर कर्व। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखाता है कि जैसे जैसे प्रयास किया जाता है वैसे वैसे लर्निंग बढ़ती है। लर्निंग बढ़ती है और लर्निंग बढ़ने की जो गति होती है, उन दोनों को समझिए। देखिए ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि लर्निंग बढ़ रही है। मेरी बात समझिएगा कि अगर कोई भी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब लर्निंग बढ़ रही है, अगर कोई लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब लर्निंग कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये लाइन सीधी जा रही है ऊपर, इसका मतलब ये है कि लर्निंग बढ़ रही है, ऊपर की तरफ है, मतलब लर्निंग में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई लर्निंग की जो गति है, जो रेट ऑफ लर्निंग है, जो स्पीड है, वो भी एक समान है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि सीखने की जो गति है वो भी एक समान है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पहले प्रयास करते हैं, दूसरा प्रयास करते हैं, तीसरा प्रयास करते हैं, हर प्रयास में जो भी आपकी लर्निंग है वो समान है। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूँ तो सर आप बेहतर तरीके से समझेंगे। मान के चलिए आपने कोई प्रयास किया, पहला प्रयास आपने किया किसी चीज़ को समझने के लिए, मैथ्स का कोई सवाल कर रहे हैं, पहला प्रयास किया और उस पहले प्रयास में आपकी कुछ लर्निंग हुई, ठीक है। अब लर्निंग हुई मतलब बढ़ी है, घटी नहीं है, बढ़ी है, आपने कुछ नया सीखा। दूसरा प्रयास किया, दूसरी बार भी आपकी लर्निंग हुई और उतनी ही हुई जितनी पहले हुई थी। इसी प्रकार तीसरे प्रयास में भी लर्निंग उतनी ही हुई जितनी अभी तक होती आई है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हर प्रयास में लर्निंग तो बढ़ रही है, लेकिन लर्निंग के बढ़ने की जो गति है वो भी एक समान है। तो जब भी ये दोनों बातें हों कि लर्निंग एक तो बढ़े और बढ़े भी तो समान गति से बढ़े, तो वहाँ पर एक सीधी लाइन हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जब प्रयास करने पर अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है तब लर्निंग कर्व लीनियर कर्व बनता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकली ऐसा बहुत ही कम पाया जाता है, इस प्रकार का वक्र बहुत ही कम पाया जाता है, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा बहुत ही मतलब कम चांसेस हैं कि एक सीधी लाइन में लर्निंग कर्व बने। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता, हम हर बार प्रयास करते हैं और हर बार हमारे सीखने की जो मात्रा होती है कुछ कम या कुछ ज़्यादा होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सीधी गति से लीनियर कर्व रहे, मतलब लर्निंग एक लीनियर कर्व में रहे, ऐसा होना बहुत ही कम पाया जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है सकारात्मक वक्र यानी कि पॉजिटिव कर्व। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रयास करने पे अधिगम तो बढ़ रही है, लेकिन अधिगम के बढ़ने की गति, इसको समझिए। अधिगम के बढ़ने की गति शुरुआत में धीमी होती है, मतलब शुरुआती प्रयासों में अधिगम धीमी गति से होता है, लेकिन बाद के प्रयासों में जो अधिगम है वो तेज गति से बढ़ने लगता है, ठीक है। मतलब शुरुआत में आप सीख रहे हैं तो लर्निंग तो हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही है, लेकिन बाद में क्या है कि आपकी लर्निंग तेज हो जाती है, एकदम से आप चीज़ें सीख जाते हैं। और ऐसा जनरली कब होता है, जब हम कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं ना, तो शुरुआत में हमें समय लगता है चीज़ों को समझने में, तो हम क्या होता है कि धीरे धीरे उसको समझते हैं, लेकिन एक बार हम उस चीज़ को अच्छे से समझ लें तो हमारी स्किल ऐसी हो जाती है, हम बहुत तेज़ गति से सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चले, आपने बहुत देखा होगा ना, खासकर जो स्किल्स वगैरह होते हैं, कि शुरुआत में अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड टाइपिंग ही सीख रहे हैं, तो शुरुआत में हो सकता है कि आपके सीखने की गति धीमी हो, लेकिन बार बार प्रयास करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि एक समय आएगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। तो शुरुआत में धीमी गति से, लेकिन बाद में तेज़ गति से होता है। तो इस प्रकार जब भी लर्निंग होती है तो वहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार का कर्व देखने को मिलता है, जहाँ पे अधिगम शुरुआत में धीमा होता है फिर तेज हो जाता है, ठीक है। दोनों ही केस में अधिगम बढ़ रहा है, मतलब अधिगम ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है, मतलब अधिगम ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है, लेकिन शुरुआत में धीमी गति है, बाद में तेज गति है। चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव कर्व यानी कि नकारात्मक वक्र। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ रही हो कि भाई इसमें अधिगम तेज गति से जा रहा है शुरू में, तो है ना, और कुछ ऐसा हो रहा है कि अधिगम बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत ही धीमी गति से ऊपर जा रहा है, मतलब शुरुआत में तो तेज गति से ऊपर गया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इसके ऊपर जाने की जो गति है वो धीमी हो गई है। अब कुछ कुछ ऐसा ही समझिए कि नेगेटिव कर्व में यही होता है कि शुरुआती प्रयास में अधिगम तेज गति से बढ़ता है, मतलब शुरुआत में तेजी से सीखेंगे, लेकिन बाद के प्रयासों में जो अधिगम है वो धीमी गति से बढ़ने लगता है, ठीक है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब आपने मान के चलिए कोई चीज़ सीखी, मान के लिए आप मैथ्स का कोई कंसेप्ट सीख रहे हैं, आपको कुछ सवाल सिखाएगा और आपने सीख लिया। अब क्या है कि आपकी सीखने की गति तो तेज़ है, ठीक है, आप तेज़ गति से सीख रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उसमें कम होता जा रहा है, आपका मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है,
तो इन सभी केस में क्या होगा कि जो अधिगम की गति है वो धीमी हो जाएगी। अब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप डेली के मान के चलिए पहले 50 सवाल कर रहे थे, लेकिन अब आप 40 ही कर रहे हैं, फिर 30 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अब इंटरेस्ट नहीं रहा उस चीज़ में। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से बाद में अधिगम की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, और उनमें से एक कारण मैंने बताया कि रुचि की कमी। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआती प्रयासों में अधिगम तेज गति से होगा, तेजी से बढ़ेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में जो अधिगम है वो धीमी गति से बढ़ने लगता है। और जब भी ऐसा होता है ग्राफ कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। तो ये लगभग लगभग अपोजिट है। इससे पहले जो हमने पॉजिटिव कर्व पढ़ा था उसका अपोजिट। पॉजिटिव वाले में शुरुआत में तेज गति, बाद में शुरुआत में धीमी गति। पॉजिटिव कर्व में शुरुआत में धीमी गति, बाद में तेज गति होती है, और यहाँ पे शुरुआत में तेज गति होती है, बाद में धीमी गति होने लगती है। तो ये दोनों डिफरेंस आप ना ध्यान रखिएगा, और जब भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ग्राफ को ध्यान रख लीजिएगा दिमाग में, उससे भी काम चल जाता है। नेक्स्ट इज एस शेप्ड, यानी कि एस शेप्ड आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कुछ एस बना हुआ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस ग्राफ की खास बात यह है कि इसमें आपको मिश्रित वक्र दिखेगा। मिश्रित मतलब मिला जुला, पॉजिटिव भी दिख रहा है, नेगेटिव भी दिख रहा है, सकारात्मक वक्र भी है, नकारात्मक वक्र, दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा देखें तो ये आपको पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक वक्र दिखाएगा। वहीं अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा देखें तो ये आपको नेगेटिव कर्व दिखाएगा। ठीक है, नेगेटिव कर्व है, यहाँ पे नकारात्मक वक्र है। तो दोनों का मिला जुला रूप हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, और यही इसकी खास बात है एस शेप्ड कर्व की। ये एक मिश्रित वक्र होता है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही वक्र देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ कुछ एस के जैसी शेप हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। अब सवाल आता है कि भाई एस शेप्ड कर्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसको हम अभी पढ़ेंगे, जिसको हम पठार बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि एस शेप्ड कर्व क्या दिखाता है कि शुरुआत में सीखने की गति क्या है, धीमी है, फिर तेज हो गई है, उसके बाद फिर धीमी हो गई है। और अगर आप देखें तो कुछ कुछ ऐसा ही कर्व हमारे जीवन में देखने को मिलता है। वास्तविक रूप से एस शेप्ड कर्व ही हमें देखने को मिलता है कि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो शुरुआत में हम धीमी गति से सीखेंगे, और एक बार हम उसमें जब स्किल्ड हो जाएंगे, मास्टर्ड हो जाएंगे, तो हम तेज़ गति से सीखेंगे। और फिर हो सकता है कि हमारे सामने हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता, हम मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, या और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से हम अपना 100% उस काम में नहीं दे पाते पहले की तरह। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिर से लर्निंग जो होती है हमारी धीमी गति से बढ़ती है, और इस प्रकार से हमें एस शेप्ड कर्व देखने को मिलता है। एस शेप्ड कर्व में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है अधिगम पठार। इसको समझ लीजिए। अधिगम पठार, पठार तो आप सभी को पता होगा ना कि भाई कुछ कुछ इस प्रकार की का जो शेप होता है उसको हम पठार कहते हैं। ठीक है, अब पठार मतलब एक ऐसा हिस्सा जो कि समतल सा होता है, और उसके बाद वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, गिरने लगता है नीचे की तरफ, मतलब बढ़ता है, फिर समतल हो जाता है, और फिर नीचे की तरफ गिरने लगता है। कुछ कुछ ऐसी आकृति होती है पठार की। ठीक है, तो अधिगम वक्र में जो पठार है वो क्या है कि वो ऐसा हिस्सा है जो समतल क्षैतिज है। ये समतल और क्षैतिज वाला हिस्सा है जिसको हम अधिगम पठार कहते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको समझ भी आ रहा होगा। अधिगम पठार क्या दर्शाता है, ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं। अधिगम पठार ये दर्शाता है कि प्रयास करने के बाद भी अधिगम में कोई वृद्धि नहीं हो रही, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी लर्निंग नहीं हो रही है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लर्निंग कुछ कुछ जीरो हो गई है ना। इसीलिए एक समतल, एक सीधी लाइन से हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आती है। और मैंने आपको कहा भी था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों लाइनें तभी बनती हैं जब आप या तो प्रयास कर रहे हैं, लर्निंग ज़ीरो है, या फिर आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, या उसमें कोई चेंज नहीं होता है, मतलब जितनी थी उतनी ही रहती है, तब वो चीज़ सीधी बनती है। तो यहाँ पे पठार क्योंकि देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे एक सीधी लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है, और वो इसीलिए आ रही है कि आप एफर्ट तो डाल रहे हैं, प्रयास तो आप कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद लर्निंग का जो लेवल है वो पहले जितना ही है, कोई वृद्धि नहीं हुई है उसमें। पहले जितनी लर्निंग थी अभी भी उतनी लर्निंग है, कोई वृद्धि उसमें नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर अधिगम पठार यही दर्शाता है कि प्रयास करने के बाद भी अधिगम में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिगम पठार बनता क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारी लर्निंग नहीं हो रही है, क्यों? सबसे पहला कारण तो रुचि की कमी। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा था ना कि नेगेटिव लर्निंग भी तभी होती है जब आपकी रुचि उस चीज़ में ना हो, कि भाई अब मेरा ये करने का मन नहीं कर रहा, तो नेगेटिव हो जाएगी लर्निंग। मतलब आप प्रयास कर रहे हैं, आपकी लर्निंग कम होगी,
या एक समय ऐसा आएगा कि आपकी लर्निंग होगी ही नहीं, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आपका मन ही नहीं है उस चीज़ में। ऐसा होता है, शुरुआत में इंटरेस्ट होता है, बाद में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो रुचि की कमी की वजह से भी अधिगम पठार बनता है। अभिप्रेरणा की कमी, मोटिवेशन ही नहीं है उस काम को करने का, तब भी ये दिक्कत आती है। और बहुत सारे बच्चे इस कारण से नहीं सीख पाते। अब देखिए ना कि भाई लोग लंबे समय तक तैयारी करते हैं और लंबे समय तक सेम स्पीड से सीखते रहना एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज होता है, क्योंकि हमारे और आपके जीवन में बार बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और हमारा मूड, हमारा मतलब सीखने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम एक समान गति से कभी भी नहीं सीखते। और कई बार ऐसा होता है कि भाई हम सीख ही नहीं पाते। मतलब मैं किताब लेकर बैठा हूँ, बहुत कुछ मतलब याद करना चाह रहा हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं है उसमें। ध्यान क्यों नहीं? क्योंकि मेरे मोटिवेशन की कमी हो गई, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, अब मेरा मन ही नहीं करता, मोटिवेशन की कमी। ठीक है, तो मोटिवेशन की कमी होना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है अधिगम पठार के लिए। अगला है तत्परता की कमी। ये हमने पहले भी पढ़ा है, थॉर्नडाइक का दिया हुआ नियम भी है तत्परता का नियम, जिसमें कि ये कहा जाता है कि किसी बच्चे को हम कोई चीज़ तब तक नहीं सिखा सकते जब तक वो सीखने के लिए तैयार ना हो, तत्पर ना हो। तो तत्परता की कमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से अधिगम पठार बनता हुआ नजर आता है। सीधी सी बात है, जब कोई सीखने को तैयार ही नहीं है और आप उससे कभी बेटा एफर्ट करो एफर्ट करो, वो आपके सामने दिखाने के लिए एफर्ट तो करेगा लेकिन उसकी लर्निंग होगी नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण कारण है ये भी। अगला है कठिन विषय, मतलब अधिक कठिन विषय, कि बच्चे जो सीखने का लेवल है उससे ज़्यादा टफ चीज़ को करा दें। एक 5वीं का बच्चा जो कि गणित में, जिसको जनरली हम एरिया पेरीमीटर सिखाते ही हैं, और अगर आप उससे ये उम्मीद करें कि भाई वो फॉर्मूले सीख जाए, तुरंत सारी चीज़ें कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री उसको सिखाने लग जाए तो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर आप बच्चा कितना भी प्रयास करेगा उसकी लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि वो उसके लेवल से ज़्यादा टफ हो गया। तो अधिक कठिन विषय हो जाए तब भी बच्चे की लर्निंग वहाँ पे नहीं होती है। और आखिरी पॉइंट है कि सीखने के लिए उचित वातावरण की कमी। ये हमारे साथ और आपके साथ अक्सर होता है। आप देखिए ना कि लाइब्रेरी आजकल इतनी क्यों चलती है, कोचिंग सेंटर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपको खूब सारी लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। तो बच्चे लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करते हैं? बिकॉज उनको घर पे ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको लाइब्रेरीज ज्वाइन करनी पड़ती हैं, जहाँ पे उनको एक लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है, जहाँ पे और बच्चों को वो पढ़ते हुए देखते हैं, है ना। सारी सुविधाएं, किताबें हर तरह की वहाँ मिलती हैं, शांति होती है, सब कुछ जो आपको चाहिए वहाँ होता है। और बच्चे वहाँ सिर्फ सीखने ही आते हैं, पढ़ नहीं आते हैं। तो सीखने के लिए उचित वातावरण की अगर कमी हो तब भी अधिगम पठार बना रहता है। और घर में जब हम पढ़ रहे होते हैं, आप और हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हमें क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ घर भी देखना होता है। तो घर में 10 तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है। तो वहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है कि भाई आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपकी लर्निंग नहीं हो पा रही। तो ये सभी महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से हमें अधिगम पठार बनता हुआ नज़र आता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ जो टॉपिक था आज का हमारा लर्निंग कर्व, वो भी कंप्लीट होता है। सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझी, उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जाने से पहले अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।